हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपके सारे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट एकदम तगड़े हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे अपने उसी चैप्टर को। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूलेशन, फिर उसके बाद उसको अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम एंथैल्पी के बारे में कुछ जानेंगे, और फिर उसके बाद वर्क डन। ठीक है, तो ये था आज के एपिसोड का हालचाल। अपना हालचाल भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आपको क्या तकलीफ है प्यारे बच्चों। आपको कौन से चैप्टर पहले चाहिए? ठीक है, आप ये सब हमें बता दीजिए, हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं चैप्टर। शुरू करते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल, ज्यादा लाइन नहीं लिखूंगा मैं, बहुत ही प्रिसाइज रखेंगे जिससे हमारे बच्चों को ज्यादा डेटा ना याद करना पड़े। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ये देखिए, एकदम प्रिसाइज। सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है इसका। किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। और अगर आप वो लिख देंगे एग्जाम में तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की चर्चा ही क्यों होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। क्या कहता है? एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब आपने अगर एक एप्पल खा लिया, ठीक है, तो एप्पल की जो एनर्जी थी वो आपके अंदर आ गई। एप्पल की एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? आपकी मस्कुलर एनर्जी। समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। तो इसीलिए ये लॉ का एक स्टेटमेंट भी है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सर, अभी तो आपने एनर्जी बोला। यस, मैटर एनर्जी बोथ। समझ में आया प्यारे बच्चों? एनर्जी मैटर में कन्वर्टिबल है, मैटर एनर्जी में कन्वर्टिबल है। तो आप वही स्टेटमेंट एनर्जी के लिए भी बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आप ये लिखोगे। क्या? द टोटल एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑफ यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और जहां तक मुझे पता है, मैंने आप सबको बताया है कि यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल सी बात है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। डन। सो व्हाट आई कैन से अनदर वे में, द टोटल एनर्जी या फिर द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये हो गया। डन। अगर कभी आपको कोई पूछे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये किससे रिलेटेड है, तो आप एक लाइन में लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन। और ये उसके स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट तो अभी मैंने आपको बताया, कौन सा था वो? यस, एनर्जी कैन neither created nor destroyed। एनर्जी को ना तो कोई बना सकता है और ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। समझ में आया? बट कैन ट्रांसफॉर्म, बट ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। आज समझ में कैसे सनलाइट की एनर्जी आ गई एप्पल के अंदर, और एप्पल आपने खा लिया तो सन की एनर्जी देखो आपके अंदर आ गई। अरे सर गजब की बात है। तो जी हाँ, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर फॉर्मुलेशन मतलब सिंपल सी बात है, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें मैथ्स भी पढ़ना होता है, उसका फॉर्मूला? अरे भैया यही तो बात है ना, पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यस, इक्वेशन में। और उस इक्वेशन को लेके हम बहुत सारे क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन? यस। तो ये हो गई हमारी हेडिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा चलिए, ये शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि सिस्टम अपनी एनर्जी कैसे एक्सचेंज करता है। तो आप सब कहोगे सर आपने ही हमें पढ़ाया था, सिस्टम जो होता है वो दो तरह से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, एक तो गर्मी 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 हीट वाला, और दूसरा वर्क। समझ में आया? यस। तो देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। ये तो जग जानता है। ठीक है, तो मान लीजिए सिस्टम की एनर्जी है U, सिस्टम की एनर्जी क्या है? U। एक डब्बा बना देता हूं, उसमें आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा। ये सिस्टम है और इसमें इसकी एनर्जी है कितनी? U1, और आपने इसके ऊपर हीट ट्रांसफर कर दी कितनी? यस, प्लस Q। हीट दी हाँ, तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी बच्चों। कितनी चेंज हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। देखते हैं वन बाय वन। अब इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस Q। डन। मान लीजिए आपने इसी पे वर्क भी करा दिया। सर वर्क कितने का? वो भी प्लस W करा दिया। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? यस, ये हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू U2। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो ये हो गई हमारी फाइनल एनर्जी। तो देखिए ये सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, उस पे आपने Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर दिया, प्लस Q। हीट आप दे भी सकते हो ले भी सकते हो, तो मैंने हीट दिया। और वर्क हो भी सकता है, सिस्टम कर भी सकता है, मतलब W कैन बी प्लस और माइनस। तो ये ऐड करके आपको फाइनल क्या आ गया? U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू U2। यहीं पे आप सिंपल लिख सकते हो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W आ गया ना। तो सिंपल बाबा, U2 U1 को लेफ्ट साइड में ले लो और ये क्या आ जाएगा? Q प्लस W। इजी टीजी टाना। अब इसको क्या लिख दोगे? डेल्टा U इज इक्वल टू वॉट? Q प्लस W। सर इधर ये जो डेल्टा U है ये क्या है? डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो यहाँ पे ये डेल U क्या है? ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आया बात समझ में? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड Q क्या है? हीट ट्रांसफर्ड हीट। और W क्या है? यस, वर्क। वेरी सिंपल। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट
इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस में। तो क्या लिखेंगे आगे की हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसे इतना बड़ा लिखने के बदले हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या लिख देंगे, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस। देखो कैसे, ये देखो, तो आप सबको पता होगा हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़ा है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। यस, याद आया कुछ? हाँ सर, ये तो पहले वाले एपिसोड में आपने बताया था, इसके पहले वाले। यस प्यारे बच्चों, देखो आगे। सो फ्लॉट फॉर वेरियस प्रोसेस, और हम लेंगे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो बताओ प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? सर ये तो बहुत ही सिंपल है, नाम में ही लिखा है आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्म मतलब टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। यस, तो डेल टी इज इक्वल टू 0। और अगर डेल टी 0 होगा तो हम सब जानते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 हो जाएगा। तब आप क्या लिख सकते हो, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस और नो? तो यहीं से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डब्बे में बंद करना होगा। डब्बे में बंद करने से बच्चों को लग जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है, अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क भी करेगा। आ रहा समझ में? अगर सिस्टम को हीट मिली तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में, नहीं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर सिस्टम ने वर्क किया, नो डाउट, नो डाउट, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ तो उसकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। अगर सिस्टम ने वर्क किया और हीट एनर्जी रिलीज नहीं हुई, मतलब सिस्टम पे अगर वर्क हुआ और हीट एनर्जी सिस्टम ने नहीं रिलीज किया, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रोसेस। सर ये दूसरा प्रोसेस क्या है? ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। सर मुझे याद आ गया, अंदर कोई ना आ सके और बाहर कोई ना जा सके, उसे कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। और सर एक गाना भी याद है मुझे, आपने इसमें बोला था गर्मी 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 गर्मी। गाना याद है कि गाने वाली याद है? बांगड़ू जल्दी बोलो। सर दोनों याद है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, और हम सब जानते हैं इसमें ना तो हीट आएगी ना तो हीट जाएगी। तो प्लस क्यू 0 है, माइनस क्यू भी 0 है, मतलब अंदर कोई ना आ सके और बाहर कोई ना जा सके, हीट नीदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। तो चलिए लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा, 0, तो डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर वर्क हुआ, अगर वर्क हुआ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अगर प्लस डब्ल्यू हुआ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम ने काम किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वर्क डब्ल्यू हुआ तो T2 बढ़ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर वर्क नेगेटिव हुआ तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। बस इसे याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम हो जाएगा। आया मजा? इजी डीजी, हाँ एकदम सिंपल। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है? नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है मेरे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम,
एंड चोरिक मतलब चोर नहीं रे बाबा, आइसोकोर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का बेड़ू, समझ में आया क्या? यस, सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल वी इज इक्वल टू 0। चलिए अप्लाई करते हैं प्लॉट में, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहीं पे कहीं पे वॉल्यूम का फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करोगे सर, वॉल्यूम को लाएंगे ना, कैसे? डब्ल्यू की वैल्यू रख के। यस, तो डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। याद है ना, सिखाया था बहुत साल पहले सर, बहुत साल पहले नहीं सर, इसी बार। अरे बच्चे ना भूल जाते हैं, इसीलिए याद दिलाना पड़ता है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। याद आया, याद आया, याद आया। यस, सो डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी, और इसी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू, ये हो गया। आ गया समझ में? डन डन, ये हो गया। और आप सब जानते हो कि ये डेल V की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो फाइनली डेल U इज इक्वल टू क्यू वी। कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू, क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू। इससे क्या समझ में आता है कि अगर हीट ट्रांसफर हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। कळलं का रे बाबा? जर हीट ट्रान्सफर केलीस ना तू कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमवर, तर इंटरनल एनर्जी चेंज होऊन जाणार। सांगा कमेंट मध्ये, कळलं की नाही? तो ये जो हीट है आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ट्रांसफर किया तो ये इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। और यहीं पे हम सब जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो क्यू वी क्या है, स्टेट फंक्शन। अरे ऐसा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेक्चर नहीं मिलने वाला है रे बच्चों, नहीं मिलेगा, चूरन पानी नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बात। समझ में आया? तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी, ये स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। जबकि हम सब ने क्या पढ़ा है कि हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन, लेकिन देखा इधर स्टेट फंक्शन हो गया ना। यही तो बात है, जो अपना थर्मोडायनामिक्स है, बहुत एंटिक चैप्टर है। चलो अब देखते हैं फाइनल, कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस। फाइनली आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया, जो कि लास्ट प्रोसेस है हमारे टेक्स्ट बुक का या फिर हमारे सिलेबस का। ओके, आइसोबेरिक। सर आइसो से ही मुझे समझ में आ गया, मला कळलं हो। आयसो म्हणजे काय, कॉन्स्टेंट, आणि बार मतलब क्या, चांदनी? नाही बाबा, नहीं चांदनी नहीं, बार मतलब प्रेशर। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आ गया समझ में? इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए, तो क्या आ जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्रेशर दिख नहीं रहा है सर, सर ये इक्वेशन में प्रेशर दिख नहीं रहा है, काय को टेंशन लेता है भाई, ला देते हैं। क्यू माइनस पी इंटू डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू। डेल्टा मतलब क्या सर, चेंज, चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, टेंशन नहीं लेने का, क्लियर है? अब देखो इधर, अब मैं डेल यू में ये पी डेल्टा वी ऐड कर देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू किस पे, पी पे। हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए क्यूपी, क्यूपी मतलब हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको डब्बे में बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, ये है QP इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, मतलब हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, आप इसको यू मत कंसीडर कर लेना, मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं, ये देखो ऐसे। अब क्लियर है ऐसा? अब यहीं पे आप कैसे लिख सकते हो, QP इज इक्वल टू, ए बाबा यू कहां से आ गया यार, वो तो वी ही था ना। सर कंफ्यूज हो गए, मत कंफ्यूज मत हो, ये वी है, राइट? अब इसे कैसे लिखूंगा मैं,
U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। आया समझ में? ऐसे। सर आपने प्रेशर को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट माना है ना। अगर दोनों वेरिएबल होते तो कैसा आता? यस, दोनों वेरिएबल होते तो U2 माइनस U1 और फिर ये कैसे आ जाता? प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इजी, क्लियर एकदम। कितना आसान है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। समझ में आया? ये हमारा क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस। और ये जो ट्रांसफर हुई ना बच्चों, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी। इसी को हम क्या कहते हैं? यस, वी कॉल दिस एज एन एंथैल्पी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आई होप आप सबको पता चल गया होगा। ये कुछ और नहीं, ये एंथैल्पी है। तो चलिए लगा दीजिए हेडिंग किसकी? एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी का सिंबल जो होता है वो H होता है, और H होता है E प्लस PV। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, या फिर एनर्जी इक्वल टू PV वर्क। मैं वापस बताता हूं क्या है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअल में हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये किसके बराबर है? ये E क्या है? इंटरनल एनर्जी। और ये PV क्या है? यस, ये है, ये भी एनर्जी है। एनर्जी इक्वल टू PV वर्क। ये एनर्जी है जो PV वर्क के बराबर है। अब अगर इसे मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो सर डिफरेंशियल फॉर्म मतलब चेंज के फॉर्म में, तो कैसे आ जाएगा? डेल H इज इक्वल टू, सर डेल E के बदले आप यहाँ पे U लिखिए। यस, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में इंटरनल एनर्जी को U दिया गया है तो U लिखते हैं, बाकी उसकी वैल्यू E भी हो सकती है। तो डेल H इज इक्वल टू डेल ऑफ U प्लस डेल ऑफ PV। तो इसे कैसे लिख पाओगे? यस, डेल ऑफ U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। और डेल U को भी आप कैसे लिख सकते हो? डेल U को U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। डैंग डैंग डैंग। आया समझ में? अब अगर आप देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये सेम इक्वेशन यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है? डेल H है, और यहाँ पे क्या है? QP है। यहाँ पे QP है, वहाँ पे डेल H है। ये देखिए बच्चों, डेल H। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करके आपको क्या पता चला कि डेल H ही क्या है? डेल H ही QP है। डेल H ही QP है। चलिए थोड़ा और इसमें आगे बढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए, इफ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन डेल H किसके बराबर हो जाएगा? U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। आया समझ में? आया ना? तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। ये हो गया। आगे समझ में? ये मेरा इक्वेशन बन गया। और अगर हीट अंदर बाहर सब जगह सेम है, हीट अंदर बाहर अगर सब जगह सेम है, तो अगर आप पिछला वाला इक्वेशन देखें तो यहीं से आप क्या लिख सकते हैं? QP इज इक्वल टू डेल H। QP इज इक्वल टू व्हाट? डेल H। हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज। आया समझ में? ऐसा। और हम सब जानते हैं हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V भी आ सकता है। आ गया सबको समझ में? क्या यहां तक कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? ये जो हमारा प्रोसेस है, कौन सा? एंथैल्पी से रिलेटेड। सर प्रोसेस नहीं, प्रोसेस खत्म हो गया, ये एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी से रिलेटेड हमने जो चीजें हैं वो प्रूव कर दी। अब होता क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम का चेंज होता है अगर गैस है, और अगर सॉलिड और लिक्विड है तो उसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। आया सबको समझ में? तो अब हम बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ के क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। तो देखिए आगे, रिलेशन बिटवीन del H and del U, change in internal energy for chemical reaction। ये हमारी हेडिंग हो गई है। अब जरा देखिए, अगर हमारे केमिकल रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है? डेल एच इज इक्वल टू डेल ऑफ यू प्लस पी डेल्टा वी। आया समझ में? पी डेल्टा वी मतलब इफ solid and liquid are reactant and product, are reactant and product। अगर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो डेल वी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हम सब जानते हैं सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम का सफिशिएंट चेंज नहीं होता। तो पूरे एक्सप्रेशन में आप क्या बोल दोगे? यस। तब फिर डेल्टा एच हो जाएगा डेल यू के बराबर। ये बन गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा, तो आप कह सकते हो कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। गजब की बात। लेकिन सर अगर गैस हुआ तो क्या? तो गैस में तो प्यारे बच्चों अच्छा खासा वॉल्यूम का चेंज दिखता है, राइट? तो हम अपने ये जो फॉर्मुलेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ा, यस, और यहीं पे बगल में हम करते हैं। अब जरा देखिए, आप सब जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? तो यहीं पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस PV2 माइनस PV1, और हम सब जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT। तो PV1 इज इक्वल टू व्हाट? N1RT। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल U प्लस व्हाट? N2RT माइनस N1RT। सिंपल, विदाउट एनी टेंशन। अब यहाँ पे डेल U प्लस RT कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? या फिर RT को बाद में लिखता हूं, पहले क्या लिख देता हूं? N2 माइनस N1, और फिर ब्रैकेट के बाहर RT। अब आ गया हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NG/RT। याद रखना, ये डेल NG का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंसीडर करना है। अब इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा N2 क्या है और N1 क्या है। ये देखिए, ठीक है? तो यहां पे याद रखना N2 जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जनरली ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। जनरली क्या होता है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या? ये जो आगे लिखा है ना, जैसे ये ए है प्लस बी गिव्स व्हाट? सी प्लस डी। तो इसमें ये जो है ना, ये आगे लिखा है, ये होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से दिया है हम वैसे ही स्ट्रिक्टली जाएंगे बच्चों, उसके अलावा कुछ भी नहीं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। डन? यस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। और दूसरा N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस व्हाट, रिएक्टेंट आ जाएगा, बाकी और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया। डन। तो इस तरह से हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। तो थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका फॉर्मुलेशन पढ़ा, फिर उसका एप्लीकेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एंथैल्पी पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड डेल्टा U, राइट। किसके लिए, एक पहले सॉलिड लिक्विड होता है उसके लिए, और दूसरा जब गैसेस मिक्सचर होते हैं, राइट, यस। तो ये आ गया हमारा डेल्टा Ng। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान में रखना होगा जब आप इसको यूज करोगे, तो यस, नन अदर देन गैस। इधर भी सिर्फ वही आएगा, गैस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन सब आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था क्या आने वाला है। यस, वही हमारा W क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी बोलते हैं कि सर ये तो माइनस पी एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ पे हमने पी एक्सटर्नल को ही पी मान लिया है, समझ में आया। वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर माना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी V2 प्लस पी V1। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस N2 RT प्लस N1 RT। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन, माइनस N2 माइनस N1 इंटू RT, सिंपल। देखो मैंने माइनस को ऐसे ही कॉमन ले लिया, N2 ले लिया, N2, और यहाँ पे N1 लिख दिया। अब जब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्लस ही आएगा ना बाबू, आया समझ में, यस। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला डेल्टा NgRT, और इसे आप केमिकल रिएक्शन में लगाओगे। और कब लगाओगे बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन में आपके गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, गैस होंगे। आ गया समझ में एकदम अच्छे से, यस। सो दिस इज डेल्टा NgRT। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए जरा। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कैसा है, किसी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस प्रोडक्ट के, वो ज्यादा हैं किससे, रिएक्टेंट से, तो आप डेल्टा N क्या ले लोगे, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 ले लोगे। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बस सिंपल करना क्या है, साइन उल्टा कर दो बस। यहाँ पे N ज्यादा था, यहाँ पे W कम है। अब इसका ऑपोजिट एकदम सिंपल, अगर डेल्टा Ng क्या है, नेगेटिव है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल। अब इस केस में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के वो कम है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा, तो डेल Ng की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। अरे सोचो ना भाई, यहाँ पे ये Ng की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ गई, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ गई मेरे दोस्त, तो वर्क को तो 0 होना ही पड़ेगा, नहीं तो गणित चिल्लाने लगेगा। डेल्टा Ng विल बी 0, तो होल वर्क विल बी 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर कर दिए इसे अपने दोस्तों के बीच। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और तो बाकी सब आपको पता ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।